राधे राधे। आदित्य बेड को खाली देखकर बेचैन सा हो जाता है। वह कमरे के चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही काव्या पर पड़ती है। काव्या को इस तरह से सोफे पर सोते देखकर आदित्य को बहुत अजीब सा लगता है। काव्या सोफे पर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी सो रही थी। आदित्य कुछ सोचते हुए उसकी ओर बढ़ तो जाता है, लेकिन काव्या को ना ही नींद में उठाने की हिम्मत हो रही थी और ना ही खुद उठाकर उसे बेड पर लेटाने की हिम्मत हो रही थी। वह बहुत देर तक काव्या को देखकर हार मानकर वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होकर खुद बेड पर लेट जाता है। उसकी नज़रें बार बार सोफे पर सो रही काव्या की तरफ ही खींची जा रही थी। आदित्य ना चाहते हुए भी काव्या की तरफ करवट लेता है और उसे देखने लगता है। एक अजीब सा एहसास था जो काव्या के देखते ही उसे होता है, लेकिन वह एहसास को अपने हाथों से ही खत्म कर रहा था। एहसास को खत्म करने की कोशिश करते हुए वह काव्या की तरफ पीठ करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में चला जाता है। एक नई सुबह, चारों तरफ सूरज की किरणें, लेकिन बिखरे सी गई है। एक नई सुबह, चारों तरफ सूरज की किरणें लिए बिखेर सी गई है। चिड़ियों की चहचहाट, फूलों की महकती खुशबू, सुबह की खूबसूरत को और बढ़ाने की चाह में बिल्कुल मुस्कुराई जा रही है। इस सुहावना सुबह में आदित्य की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही आदित्य उठकर वॉशरूम में जाता है और कुछ ही देर में नहा कर बाहर आता है। आदित्य ऑफिस में जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी उसे जैसे कुछ याद सा आने लगता है। वह अपनी नज़रें सोफे पर डालता है तो देखता है सोफा एकदम अकेलेपन में शांति सा अपनी जगह पर डेरा जमाए हुए था। सोफे पर काव्या नहीं थी। काव्या ने नहा देकर आदित्य मायूस सा तैयार होने लगता है। तैयार होकर वह नीचे जाने ही वाला था कि एक सर्वेंट आकर उससे बोलता है, सर, आपको दादी कमरे में बुला रही हैं। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य अपने कदम अरुणी देवी के कमरे की तरफ बढ़ा देता है। कमरे में अरुणी देवी कुर्सी पर बैठी, उसके सामने एक आदमी जो उसके साथ हमेशा रहता था, वह कुछ बोलते ही लिए कुछ सर झुकाए खड़ा था। अरुणी देवी अपने कान को साइड में रखते हुए, अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए उस आदमी को देखते हुए बोलने की इजाज़त देते हुए कहती हैं, बोलो बाला। बाला अपनी मालकिन के आदेश मिलते ही कहता है, मालकिन, हमारे दुश्मन को काव्या की खबर मिल चुकी है और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की गुंजाइश करने की तैयारी भी कर रहे हैं। अरुणी देवी हाथ में बाला को वहां से जाने का इशारा करती है। बाला अपनी मालकिन के आदेश के अनुसार वहां से चला जाता है। अरुणी देवी बाला की बात को सुनकर एक गहरी सोच में चली जाती हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। नॉक की आवाज़ से अरुणी देवी अपनी सोच से बाहर आकर दरवाजे की तरफ देखती हैं। दरवाजे पर आदित्य बिना भाव के बिल्कुल शांत सा खड़ा अपनी दादी की इजाज़त का वेट किए जा रहा था। आदित्य को देखते ही अरुणी देवी उसे अपनी नज़रों से अंदर आने का इशारा करती हैं। इजाज़त मिलते ही आदित्य अंदर जाता है। अरुणी देवी अपनी जगह से उठकर आदित्य को पीट करके खड़ी हो जाती हैं। उसके इतना करते ही आदित्य समझ जाता है कि अभी उसकी दादी जो भी बोलने वाली हैं वो आदित्य के मानने के खिलाफ है, क्योंकि अरुणी देवी कभी भी आदित्य को अपने बातों से चोट पहुंचाते हुए नहीं देख पाती। कुछ देर शांत रहने के बाद अरुणी देवी कहती हैं, प्रीत। प्रीत नाम सुनते ही आदित्य के कान खड़े से हो जाते हैं। अरुणी देवी आगे कहती हैं, आदि, आपको तो पता है कि यह वही नाम है जिसकी वजह से हमने अर्जुन की शादी तय की थी। अरुणी देवी की बात को सुनकर आदित्य उन्हें देखने लगता है। अभी जो बात हो रही थी, ये बात तो कब की खत्म हो गई चुकी थी, तो अरुणी देवी इस बात को दोहरा क्यों रही थी? आदित्य को ये समझ नहीं रहा। अरुणी देवी फिर से कहती हैं, और हमने आपको यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि ये नाम इस घर में बिल्कुल भी पहुंचना नहीं चाहिए। फिर थोड़ा रुककर और आपने वो जिम्मेदारी को पूरा भी किया। हमें आप पर नाज है कि आप हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। अरुणी देवी अब आदित्य की तरफ मुड़ती हैं तो देखती हैं आदित्य बहुत असमंजस में है। बस उन्हें देखे जा रहा है। आदित्य को ऐसे देखकर अरुणी देवी आगे की बातें
बातों को सोचकर फिर से आदित्य की पीठ करके खड़ी हो जाती है। वह कहती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जिम्मेदारी को सौंपना चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी पहले से ही किसी और ने आपको सौंप दी है। आदित्य को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उसकी दादी किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी जो आदित्य को पहले ही किसी ने दी और उसे पता ही नहीं। दादी की बातों को सुनकर आदित्य काफ़ी सोच में पड़ जाता है और काफ़ी गहराई से अपने भूले हुए जिम्मेदारी को याद करने की कोशिश करने लगता है। कोशिश तो काफ़ी कर रहा था, लेकिन उसे ना कोई जिम्मेदारी याद आ रही थी और ना ही कुछ और। तभी उसे फिर से अरुणी देवी की आवाज़ आती है, हमें पता है शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आदि आपसे हम यही चाहेंगे कि आप इस जिम्मेदारी को कभी ना भूलें। अब आदित्य के से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, इसलिए वह अपनी दादी से पूछ ही लेता है, दादी आप किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं? आदित्य के इस तरह सवाल करने पर अरुणी देवी आदित्य की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसे हमने आपके बिना इजाज़त के आपको सौंप दी। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसे मैंने मेरे जान से भी ज़्यादा अच्छी दोस्त को बिना सोचे वादा दे दिया। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसके साथ ना चाहते भी आपका रिश्ता जुड़ चुका है। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जो अर्जुन लेने वाले थे। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अरुणी देवी आदित्य को एक एक करके उसकी सारी जिम्मेदारियों से आदित्य को परिचय कराते हुए वह कह रही थी। वहीं आदित्य को जैसे अब सब कुछ समझ आने लगा हो, वह अपनी दादी से नज़र फेर लेता है। वह कभी भी उस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता जो उसके भाई अर्जुन की थी। वह अपने भाई की किसी भी एक हक पर अपना हक बिल्कुल नहीं जमाना चाहता था। दादी जिस जिम्मेदारी की बात कर रही थी वह कभी भी उसे अपना नहीं सकता था। वह बिल्कुल सुन सा पड़ जाता है। वह अपनी दादी से कहा कि वही टाल नहीं सकता था उनकी बात को और ना ही अपने भाई के हक को छीनना चाहता था। वह बिल्कुल बीच में फंस चुका था। अगर वह दादी की बात मानता है तो अपने कदम आगे कर लिए और दादी की बात मानकर अपने कदम आगे कर लिए तो अर्जुन को ठेस पहुंचेगी, और अगर दादी की बात ना मानकर उसने कदम पीछे किए तो दादी को ठेस पहुंचेगी। और आदित्य दोनों को ही ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आदित्य अपनी किस्मत की लकीरों में इस तरह से उलझ गया था कि उसे ना तो आगे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही पीछे जाने का। बिल्कुल अंधेरा सा छा चुका था। आदित्य अपनी ही उधेड़-बुन में था कि तभी उसे हिम्मत देने की मकसद से किसी का हाथ महसूस होता है। वह अब पीछे मुड़कर देखता है तो वह हाथ अरुणी देवी का होता है। वे अपने आंखों में भरोसा लिए कहती हैं, आदि हम जानते हैं कि आपको किसी के साथ रिश्ते में नहीं बंधना, लेकिन आप सच मानिए हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था और ना ही है। हम आपको इस रिश्ते को निभाने भी बिल्कुल की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन आपको काव्या की जिम्मेदारी लेनी होगी। काव्या अब सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपकी सारी दर्द सुख, उसके सारे दर्द सुख दुख तकलीफ चोट जिम्मेदारी सब आपकी हैं। अब ये सोचकर पीछे बिल्कुल मत हटिए कि वे आपके भाई की पत्नी बनने वाली थी। फिर थोड़ा जोर देते हुए कहती हैं, आदि वो आपके भाई की पत्नी बनने वाली थी, लेकिन अब बस आपकी हैं। आपकी धर्म पत्नी, आपकी जीवन साथी, आपके हर दर्द की मरहम लगने वाली, आपके कदम से कदम मिलाने वाली वही है। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से हर एक जिम्मेदारी को निभाते आए हैं उसी तरह से इस जिम्मेदारी को भी निभाइएगा। इस तरह बोलकर अरुणी देवी कमरे से बाहर निकलने लगी कि फिर से वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि हमें आप पर पूरा भरोसा है, हमारे भरोसे को कभी तोड़ने मत दीजिएगा। अरुणी देवी अब कमरे से बिल्कुल बाहर चली जाती हैं और आदित्य वहीं खड़ा रह जाता है। वह आखिर करे तो क्या करे, समझ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा था। वह वहीं पर आधे घंटे तक वैसे ही खड़ा रहता है। उस पे पैर जैसे एक ही जगह पर जम गए थे।
आदित्य अपने तेज कदमों से बाहर चला जाता है और कार में बैठकर सीधे सिंघानिया विला से बाहर चला जाता है। उसके हर वक्त साथ रहने वाला रॉकी अपने बॉस को बस देखता रह जाता है। रॉकी भी अपने बाइक से अपने बॉस के पीछे चला जाता है। आदित्य का पीछा करते हुए रॉकी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शादी में अटैक करने वाले आदमियों को बांध कर रखा गया था। रॉकी जल्दी से अपनी बाइक को साइड में लगाकर अंदर की ओर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर पहुंचता है वहां का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। अंदर में आदित्य अपने शर्ट को अपनी कोहनी तक शर्ट फोल्ड किए हुए था और चाबुक जो कि लोहे से बना हुआ था उसे वह कुर्सी से पर बंधे आदमी को मारे जा रहा था। वह आदमी दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आदित्य को तो जैसे उसका दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को मारे जा रहा था। वह आदित्य खून से पूरा लथपथ हो चुका था। आदित्य के हाथों पर भी खून दिख रहा था जो मारने की वजह से उसे हाथ में लग गई। दर्द सहते सहते वह आदमी बेहोश हो गया, लेकिन आदित्य का मन उससे बिल्कुल नहीं भरा था, इसलिए वह जमीन पर पड़े लोगों को और बढ़ जाता है। वहां पर पड़े लोग जब आदित्य को अपनी ओर आते देखते हैं तो पीछे होने लगते हैं, लेकिन आज आदित्य को तो जैसे भूत सवार था। वह उन लोगों पर चाबुक चलाने लगता है। एक साथ बहुत सारे लोगों की दर्द से भरी चीखें उस कमरे में गूंजने लगती हैं, जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। क्या आदित्य सच का पता लग पाएगा कि आदमी कौन थे? आदित्य अपनी दादी की बातों को याद करके बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपनी दादी की बातों को कैसे माने। वह अपने ही भाई से उसका प्यार कैसे छीन सकता है। वैसे तो आदित्य को पता था कि अर्जुन को काव्य पहली नज़र में ही पसंद आ गई, लेकिन उससे प्यार आदित्य को ऐसा लगता था कि अर्जुन की पहली नज़र में ही काव्य से प्यार हो गया। शायद यह सच भी हो। अब ये बात तो अर्जुन ही बता सकता था, लेकिन वह इस वक्त ये बताने की हालत में ही नहीं था। लेकिन जो भी हो, अर्जुन काव्य की फोटो देखकर उसे शादी करने के लिए काफ़ी उत्सुक था, जो सभी घर वालों को पता था। वैसे तो आदित्य अर्जुन से भी ना के बराबर ही बात करता था, लेकिन उसे घर की हर एक चीज़ के बारे में पता होता। कौन क्या खाता है, कितने बजे सोता है, कब जागता है, कैसे क्या पसंद है, जिससे बात करता है, वह सब चीज़ें किसी को पता हो ना हो, लेकिन आदित्य को पता होती थी। आदित्य को ये तो पता था कि अर्जुन की किसी लड़की से शादी हो रही है, लेकिन किससे ये नहीं पता था और ना ही उससे जानने की कोई इंटरेस्ट था। वह हमेशा लड़कियों के खास दूरी बनाए रखता। आज तक उसने काव्य के सिवाय किसी अनजान लड़की से गलती से छुआ तक नहीं था। वह काव्य को भी ना छूता, लेकिन शायद किस्मत ने इस खेल में वह नाकाम सा हो गया। पहली बार उसने कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर काव्य के गिरते हुए बचाया था। ये बात अलग है कि उसने उसे फिर से गिरा दिया, लेकिन आज वह लड़की उसकी पत्नी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसके भाई को धोखा देने का ख्याल से ही आदित्य का इतना गुस्सा आया कि वह सीधे वहां पहुंच गया, जिसकी वजह से आज ये सब चीज़ों को उसे फेस करना पड़ रहा था। उन आदमियों के पास जिसने अर्जुन को और काव्या का रिश्ता जोड़ने से पहले खत्म कर दिया, ना ही ये आदमी उस वक्त मंडप पर हमला करते और ना ही अर्जुन को गोली मारते और ना ही अर्जुन ऐसी हालत में होता, ना ही आदित्य और काव्य की शादी होती और ना ही आदित्य को काव्य की जिम्मेदारी के बारे में सोचना पड़ता। लेकिन किस्मत का खेल कौन टाल सकता है? किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर रहता है ना, चाहे इंसान उस बात को माने या ना माने। आदित्य अपना गुस्सा उन आदमियों के बॉस पर निकालने के बाद उन आदमियों की तरफ बढ़ता है जिससे उस आदमी का साथ दिया। आदित्य जमीन पर पड़े लोगों को अपना गुस्सा उतारने लगता है। आदित्य जमीन से पड़े आदमियों को तब तक मारता है जब तक सब बेहोश ना हो गए। वहां पड़े लोग भी पूरे खून से लथपथ हो चुके थे। आदित्य गुस्से से अब चाबुक को फेंक देता है। रॉकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉस को हुआ क्या है। वह जल्दी से दौड़कर आदित्य के पास जाता है और पूछता है, बॉस आप ठीक हैं? किसी की आवाज़ सुनकर आदित्य उसकी ओर देखने लगता है। आदित्य को देखकर रॉकी 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि उस वक्त आदित्य बहुत खतरनाक लग रहा था।
आदित्य अपनी तेज आवाज में कहता है, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक चाहिए। आदित्य उन आदमियों और उसके बॉस की तरफ इशारा करते हुए कहता है। रॉकी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदित्य वहां से बाहर चला जाता है। रॉकी भी अपने बॉस के पीछे बाहर चला जाता है। आज हॉल थोड़ा खाली सा लग रहा था क्योंकि उस घर की रौनक जो घर की मालकिन यानी अरुणी देवी मीटिंग के सिलसिले से बाहर गई हुई है। एक एक करके सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट वहाँ पर खड़े होकर सभी के बैठने का इंतजार कर रहे थे। सभी आ जाते हैं लेकिन सबकी नज़र एक कुर्सी पर टिक जाती है। अनुराग विशाखा जी को देखते हुए कहते हैं, माँ, भाभी कहाँ हैं? अनुराग के सवाल पर विशाखा जी कहती हैं, पता नहीं, हमने आज उन्हें नीचे आते हुए नहीं देखा। फिर सर्वेंट की तरफ देखकर पूछती है, आप लोगों ने काव्या को कहीं देखा? सभी सर्वेंट अपना सर ना में हिला देते हैं। तभी मायावती कहती हैं, शायद अपने कमरे में होगी। इतना बोल वह रूहानी से कहती हैं, रूह, आप जाकर देख आइए तो आपकी भाभी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? रूहानी अपनी जगह से उठकर, मैं अभी देख कर आती हूँ। रूहानी के जाते ही सबकी नज़र रूहानी के जाते ही सबकी नज़र उधर ही रहती हैं। रूहानी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आदित्य के रूम के पास जाकर डोर नॉक करती है। एक दो बार नॉक करने पर ही जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो रूहानी बुलाने लगती है, भाभी, भाभी। लेकिन इस बार कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती तो रूहानी हार मानकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। रूहानी पूरे कमरे में अपनी नज़रें फैलाते हुए काव्या को ढूंढने लगती है लेकिन उसे काव्या कहीं नहीं मिलती। रूहानी वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहती है, भाभी क्या वॉशरूम में है? पर उसका भी कोई जवाब नहीं। इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करने लगती है लेकिन दरवाज़ा खुला होता है। रूहानी वॉशरूम में भी अपने नज़रें डालती है लेकिन उसे काव्या वहाँ भी नहीं मिल दिखती। रूहानी अब अपने आप से कहती है, कमरे में भी नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं है, तो भाभी कहाँ चली गई? वह बोलते हुए वह कमरे से बाहर चली जाती है। रूहानी बहुत खोई हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है और डाइनिंग टेबल के पास आती है। रूहानी को बिना काव्या के आते देख सब उसे देखने लगते हैं। विशाखा जी पूछती हैं, क्या हुआ रूह, काव्या कहाँ है? रूहानी आदित्य के कमरे की तरफ देखते हुए, पता नहीं बड़ी माँ, भाभी तो कमरे में नहीं है। पृथ्वीराज कुछ सोचते हुए कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है माँ काव्या को अपने साथ लेकर गई हो। पूरा विश्वास तो नहीं लेकिन सबको थोड़ी तसल्ली मिलती है तो सभी पृथ्वीराज की बातों को सुनकर शांत हो जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट होते ही पृथ्वीराज और अमरजीत ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सौरभ भी सुबह ही छोटा सा केस की वजह से हॉस्पिटल चला गया। रूहानी, रुमानी और रूहान कॉलेज के लिए निकल गए और अनुराग अकेलेपन की वजह से अर्जुन के पास चला गया। अनुराग की भी अभी तक कॉलेज कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन अब वह हॉलीडे पर है। वैसे भी उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती और कॉलेज तो सिंघानिया परिवार का था जिसकी वजह से उसे अपने सिलेबस कंप्लीट करने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। तीनों भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। अनुराग अर्जुन के चेहरे को देखकर उदास होते हुए कहता है, भाई आप प्लीज़ जल्दी से लौट आओ। मुझे पता है आपको नई चीज़ों को देखना बहुत पसंद है और आपको जब तक मन नहीं भरता आप उसे ही देखने लगते हैं। लेकिन भाई आपको तो पता है कि मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो फिर आप अकेले उस दुनिया में क्या कर रहे हैं? यह सब बोलते बोलते अनुराग की आंखें नम हो जाती हैं और वह आगे बोलता है, प्लीज़ भाई इस दुनिया में लौट कर आ जाइए। आपके बगैर नहीं लगता मेरा मन। आपको तो पता है आप ही मेरे प्यारे भाई हो। फिर थोड़ा सोचते हुए मुंह बनाकर कहता है, और आपसे जो छोटा है वह तो जैसे इंसान ही नहीं है। वो अपनी तरह मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता आपकी तरह से, ना मेरे साथ कोई मस्ती मजाक करता है, बिल्कुल मशीन है वह। इतना बोलकर वह फिर से अर्जुन को देखकर कहता है, भाई मैं आपके भाई की बुराई कर रहा हूँ और आप कुछ नहीं बोल रहे, हमेशा की तरह बोलिए ना भाई। अब अनुराग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से शिकायतें करने लगा। अनुराग शिकायत तो कर रहा था लेकिन यह बात उसे भी पता थी कि अर्जुन उसके ना किसी सवाल का जवाब देगा और ना उससे बात करेगा और ना ही उसे देखेगा।
वहीं दरवाजे पर खड़ी विशाखा जी अनुराग की हर एक शिकायतों को सुन रही थी। इसकी भनक अनुराग को भी नहीं थी। अनुराग की बातों को सुनकर विशाखा जी के ममता से भरी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वे अपने तीनों ही बेटों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती। एक बेटे पर तो वह कभी प्यार दिखा नहीं पाई, लेकिन वह इन दो बेटों को उन्हें एहसास, ममता और प्यार से पूरी तरह से भर दिया था। इतनी अब एक ही हालत इतनी गंभीर थी कि विशाखा जी तो चैन ही चला गया। अब उसकी हालत से दूसरा का टूटना उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। विशाखा जी काफी देर तक दरवाजे पर खड़े होकर एक भाई की दूसरे भाई से शिकायतें करते सुनकर देख रही थी। काफी देर होने पर वह खुद को संभालते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। अनुराग भी काफी देर तक शिकायतें करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है और अर्जुन को ही देखने लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, तो वह पीछे देखता है। पीछे सौरभ खड़ा उसे ही देख रहा होता है। सौरभ अनुराग को तसल्ली देते हुए कहता है, जब इतना प्यार करने वाला भाई उसके साथ है तो वह दूसरी दुनिया में काफ़ी देर तक ठहर नहीं पाएगा। देखना, अर्जुन जल्दी ही लौट कर आएगा। सौरभ की बात सुनकर अनुराग सौरभ से जल्दी से गले लग जाता है। सौरभ मुस्कुराते हुए अनुराग को पीठ पर थपथपाते लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते ही सौरभ बेड पर बैठकर कहता है, वैसे आज तुम अपनी भाभी से बातें ना करके अपने भाई से बात कर रहे हो? अनुराग जल्दी से बोला, भाभी तो दादी के साथ चली गई तो मैं और क्या करता। सौरभ अर्जुन को देखते, दादी की मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई? अनुराग सौरभ को अजीब सा देखते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? दादी की मीटिंग खत्म नहीं हुई है। वह सुबह में जो गई है तब से वापस नहीं आई है। सौरभ चौंका, क्या तो तुम्हें कैसे पता भाभी दादी के साथ है? अनुराग कुछ सोचते हुए बोला, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन पापा बोल रहे थे शायद दादी भाभी अपने साथ लेकर गई हो। सौरभ अनुराग को देखकर, मैं तो दादी के साथ ही निकला था, लेकिन भाभी तो दादी के साथ नहीं थी। अनुराग थोड़ा हैरानी से, क्या भाभी दादी के साथ नहीं थी? फिर कुछ सोचते हुए, शायद भाभी आदि भैया के साथ हो। सौरभ तुरंत जवाब देता है, आदित्य तो दादी से पहले निकल गया। सौरभ की हर एक बात को सुनकर अब अनुराग थोड़ा परेशान हो गया। वह अपनी जगह से उठकर परेशानी में कहता है, तो फिर भाभी कहाँ है? तो वो रूम में भी नहीं थी। वो सौरभ कहता है, शायद वह घर में कहीं हो। अनुराग कमरे से बाहर निकलते हुए, ठीक है, भाभी को ढूंढता हूँ। सौरभ भी अपनी जगह से उठकर जाते हुए कहता है, चलो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। आखिर कहाँ चली गई वो काव्या? क्या अनुराग और सौरभ जल्दी से अर्जुन के कमरे से निकल जाते हैं। सौरभ अनुराग के पीछे आते हुए कहता है, अनुराग तुम पूरे घर में देखो, मैं बाहर देखता हूँ। अनुराग पीछे पलटकर सौरभ से ठीक है कहता है। सौरभ सीढ़ियों से नीचे उतरकर विला के बाहर गार्डन में चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ फूलों की खुशबू, हरियाली को बनाए रखने वाले मालियों के शख्स को अलावा कोई और नहीं था। सौरभ गार्डन के हर एक जगह में देखने लगता है, लेकिन उसे काव्य की एक झलक भी दिखाई नहीं देती है। सौरभ अब गार्डन के पौधे लगा रहे माली के पास जाकर पूछता है, काका आपने आज भाभी को कहीं जाते हुए देखा? माली काका सौरभ को देखते हुए कहते हैं, नहीं साहब, हमने तो मैम साहब को नहीं देखा। सौरभ उनकी बात को सुनकर कहता है, ठीक है, अगर देखें तो बता दीजिएगा। माली काका अपने कानों पर ध्यान देते हुए, जी साहब, और अपने काम पर ध्यान देते हुए काम में लग जाते हैं। वहीं अनुराग विला में हर एक कोने में कमरे में काव्य को ढूंढ रहा था। वह ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे साफ सफाई कर रहे सर्वेंट्स दिखाई देते हैं। उन सर्वेंट साफ सफाई के साथ हर एक परिवार के लोगों की देखरेख भी करते हैं। आदित्य ने भी उसे लाया था। वह ट्रेंड की हुई सर्वेंट थी जो बॉडीगार्ड का काम भी आसानी से कर लेती। अनुराग उस सर्वेंट की तरफ आकर एकदम से खड़े होकर पूछता है, सुनो। अनुराग के बुलाते ही वह सर्वेंट अनुराग को देखकर एकदम से खड़ी हो जाती है और विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। अनुराग उस सर्वेंट को विश पर ज़्यादा ना ध्यान देते हुए पूछता है, तुमने भाभी को कहीं देखा? वह सर्वेंट
ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नो सर। सर्वेंट की ना सुनकर अनुराग वहां से चला जाता है और फिर से काव्या को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हर जगह ढूंढने के बाद दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं। अनुराग हड़बड़ाते हुए सौरभ से पूछता है, भाभी मिली? सौरभ अपनी गर्दन ना में हिला देता है तो अनुराग परेशान सा, कहाँ है, कहाँ जा सकती हैं भाभी? वह ये बोल ही रहा था कि दरवाजे पे किसी ने कहा, किसी के हंस हंस कर बातें करने की आवाज आती है। दरवाजे को सुनते ही सौरभ और अनुराग दरवाजे की ओर देखते हैं। बाहर से रूहान और रुमानी बातें करते हुए आ रहे थे और हंस भी रहे थे। रूहानी किसी की एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे आप इतने पसंद आ गए कि आपके बिना जीना मुश्किल सा हो गया। अगर आपने ना कहा तो मैं अभी इसी वक्त ये जहर खा लूँगा। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और आगे कहती है, कॉलेज में एक से एक नमूने देखने को मिलते हैं, बड़ा आया जहर खाने वाला। अगर मैं होती ना तो मैं उसे जहर के तालाब में डुबो देती। तीनों अपनी बातों में इतने गुम थे कि उन्होंने अनुराग और सौरभ को वहां होने का आभास ही नहीं हुआ। वहीं अनुराग और सौरभ अभी भी परेशान से वहां खड़े उन तीनों को ही देख रहे थे। तभी अचानक से बातें करते करते रूहानी की नज़र अनुराग पर पड़ती है। रूहानी अनुराग को देखते हुए उनकी ओर बढ़कर थोड़ा हंसते हुए कहती है, आपको पता है भाई, आज कॉलेज में हमने एक नमूने को देखा है। वह इतना बोली वह अनुराग और सौरभ के चेहरे पर गौर करती है, जिससे वह बोलते बोलते रुक जाती है। दोनों को यूं परेशान देखकर रूहानी पूछती है, क्या हुआ भाई, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? अनुराग जल्दी से बोलता है, भाभी कहीं नहीं मिल रही। अनुराग की बात सुनकर रूहानी और रुमानी हैरान से उसे देखने लगते हैं। रूहानी हैरानी से ही कहती है, भाभी नहीं मिल रही है, इसका क्या मतलब है? भाभी तो दादी के साथ है ना? सौरभ झट से कहता है, नहीं, सुबह से शाम हो चुकी है लेकिन काव्या का कोई खबर नहीं है। अब तक सारे घर वालों को ये बात पता चल चुकी थी कि काव्या गायब है। सभी परेशान हो रहे थे और बैठकर अरुणी देवी के आने का इंतजार कर रहे थे। काव्या के ना मिलने की बात बताने के लिए अनुराग ने अपनी दादी को कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं की। आदित्य को भी बताने के लिए कॉल किया लेकिन आदित्य ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। सबको यह बात काफ़ी हद तक पता थी कि आदित्य ऑफिस में समय अपनी दादी के अलावा किसी के कॉल को आंसर नहीं करता था। सभी लोगों से जितना भी हो सकता था उन्होंने हर कोशिश कर ली लेकिन काव्या का कोई अता पता नहीं था। अब सभी को इंतजार था तो सिर्फ अरुणी देवी के आने का। होटल के एक कमरे में एक लड़की की सिसकियां गूंज रही थी। आकर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वही लड़का, जितना लड़की धीरे बोल रही थी उतना अपनी गति को बढ़ाए जा रहा था। लड़की की सिसकियां उसे बेकाबू किए जा रही थी। एक लड़का लड़की की गर्दन पर किस करते हुए बाइट करने लगता है। लड़की लड़के के बालों पर हाथ रखकर घुमाई जा रही थी। लड़का लड़की के चेस्ट को हाथ से पकड़कर दबाने लगता है। लड़के के ऐसे करते ही लड़की की आह निकल जाती है। अब लड़का लड़की के ऊपर से हटकर बगल में लेट जाता है तो लड़की उस लड़के के ऊपर बैठकर अपना कमर हिलाने लगती है। लड़का तो लड़की को हिलते चेस्ट को देखते ही जा रहा था। लड़की की गति धीरे धीरे कम होने लगती है तो लड़का उस लड़की को झटके से लेटाकर खुद ऊपर आकर उस लड़की को आ जाता है। लड़का अपनी गति को तेज करता है जिससे लड़की की सिसकियां और ज़्यादा सुनाई देती है। काफ़ी देर तक भी तब लड़का अपनी स्पीड कम नहीं करता। वह लड़का गुस्से से अपनी स्पीड को और बढ़ाते हुए कहता है, चुपचाप लेटी रहो, तुम्हें मुझे रोकने की कोई हक नहीं है। लड़की मजबूरन ऐसी ही लेटकर उस लड़के को अपनी मर्जी करने देती है। कुछ वक्त में कमरे की सिसकियों के अलावा एक आवाज़ बजती है। वह फ़ोन लड़के का होता है। वह लड़की से अलग होकर अपना फ़ोन उठाता है। उधर से, सर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने को दिया कहा था वो मिल गई। उधर की बात सुनकर लड़का अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते ही वह कॉल कट कर लेता है। लड़का अपने कपड़े पहन जैसे ही बाहर जाने लगता है, लड़की घबराते हुए कहती है, सर मेरी जॉब। लड़की के कहते ही लड़का उसको देखकर अजीब सा मुस्कुराते हुए कहता है, जॉब? कैसी जॉब? लड़की गड़गड़ाते हुए कहती है, सर प्लीज़ ऐसा मत कहिए, वो मेरे जाने की
वो मेरे जीने की इकलौती वजह है। लड़का जोर जोर से हंसते हुए कहता है। अब वजह ही नहीं रही, तुम जीकर क्या करोगी? इतना बोलते ही वह बंदूक निकाल लड़की को शूट कर देता है और कहता है, आई हेट वीक गर्ल्स। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड को इशारा से अंदर भेज देता है। बॉडीगार्ड अंदर आकर देखते हैं तो बेड पूरा खून से सन चुका है। लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वह मर चुकी थी। बॉडीगार्ड उसे चादर से लपेटकर उठाते हुए बाहर ले जाते हैं और उस कमरे को पहले की तरह बिल्कुल साफ बना देते हैं। वह सिसकियाँ वहीं सिंघानिया विला में हॉल में सभी परेशान से बैठे ही हुए थे कि बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ मिनट में अवनी देवी अपनी चाल से अपने रुतबे को दिखाते हुए हॉल के अंदर एंटर होती है। अवनी देवी की आते ही सब खड़े हो जाते हैं। सबको यूं खड़े होते देख अवनी देवी सभी के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगती हैं। सबके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। उन सभी को यूं परेशान होता देख अवनी देवी पूछती हैं, क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अनुराग झट से अपनी दादी के पास आकर कहता है, दादी, भाभी कहीं नहीं मिल रही। दादी हैरानी से कहती है, क्या? अब रूहानी कहती है, हाँ दादी, भाभी सुबह से कहीं नहीं मिल रही। अवनी देवी अब थोड़ा परेशान होकर कहती है, और आप लोग मुझे अभी बता रहे हैं? अनुराग मायूसी से कहता है, मैंने आपको बहुत सारे कॉल्स किए लेकिन आपने रिसीव नहीं किए। यहाँ तक मैंने आदि भैया को भी बहुत सारे कॉल्स किए लेकिन उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किए। अवनी देवी अनुराग की बात सुनकर अपना फ़ोन से आदित्य को कॉल करके बुलाती हैं और खुद सोफे पर बैठकर सोचने लगती हैं कि आखिर काव्या कहाँ जा सकती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वह वहाँ से उठकर बाला की तरफ देखकर कहती हैं, सीसीटीवी फुटेज। इतना बोलकर वह ऊपर जाने लगती हैं। तभी बाला आगे बढ़कर उनके पीछे जाने लगता है। सभी परिवार के अवनी देवी के पीछे जाने लगते हैं। वह सब अब एक बड़े से कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां पर बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे हुए थे। बाला आगे बढ़कर फुटेज को देखने लगता है। फुटेज में काव्या करीब 2 बजे उसी कमरे की तरफ आ रही थी। तभी रुमानी अचानक कहती है, भाभी तो इसी कमरे की तरफ आ रही हैं। तभी रुमानी अचानक कहती है, भाभी तो इसी कमरे की तरफ आ रही हैं। कुछ देर तक फुटेज चलती है। उसके बाद सारे फुटेज बंद हो जाते हैं। अवनी देवी सीरियस भाव से कहती है, इसका मतलब काव्या को सब पता था कि कौन कब क्या करता है। फिर परिवार के हर एक सदस्य की तरफ देखते पूछती हैं, काव्या को कैसे पता चला कि 2 बजे यहाँ कोई नहीं होता? रुमानी घबराते हुए कहती है, दादी, वो भाभी इस घर की सिक्योरिटी के बारे में पूछ रही थी। घर के सदस्य होने के नाते मैंने उन्हें सब बता दिया। अवनी देवी गुस्से से कहती है, बेवकूफ़ लड़की, एक बार तो मुझसे पूछती कि बताना है या नहीं। रुमानी डरते हुए अपनी माँ मायावती के पीछे छिपने लगती है। अवनी देवी मायावती को वार्निंग देते हुए कहती है, माया, अपनी बेटी को अच्छे से समझा दो कि मेरे परमिशन के बिना कुछ ना करे। मायावती सर झुकाए कहती है, जी माँ। अवनी एक नज़र रुमानी को गुस्से को देखकर बाहर चली जाती है। बाला भी उसके पीछे चला जाता है। मायावती रुमानी के गाल को छूकर प्यार से कहती है, रुमा, आपको एक बार दादी से परमिशन लेनी चाहिए थी। रुमानी रोते हुए कहती है, पर माँ, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये सब भाभी को नहीं बताती। विशाखा जी रुमानी के आंसू पोंछते हुए कहती हैं, पता तो हमें भी नहीं था कि हमारी निडर बेटी छोटी सी बात पर यूं आंसू बहाएगी। रुमानी सिसकियां भर हुए कहती है, बड़ी माँ, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। विशाखा जी रुमानी को गले लगाकर कहती है, हमें पता है बच्चा। अवनी देवी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ काफ़ी परेशान लग रही थी। बाला उनके सामने सर झुकाए आदेश मिलने का वेट कर रहा था। तभी अवनी देवी कहती है, जिसका डर था वही हुआ। आखिर किसका डर था अरुणा देवी को? क्या अवनी देवी सबको मुसीबत से निकाल पाएगी? जानने के लिए आगे सुनते रहना नेक्स्ट एपिसोड में। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।